गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपके अपने यूट्यूब चैनल हरियाणा भूमि में आप लोगों का मैं स्वागत करता हूं। और जैसा कि कल आप लोगों ने देखा था कि जो आर्टिकल्स के जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे उनको आज आगे बढ़ाते हुए जो सेकंड वीडियो रहेगा वो भी आर्टिकल्स का ही रहेगा। बेसिक इसमें पढ़ाया जाएगा कहाँ पे ए का यूज हो रहा था, कहाँ पे एन का यूज हो रहा था और कहाँ पे दा का। आज की जो नेक्स्ट वीडियो क्लास रहेगी उसमें भी जो आर्टिकल्स के बेसिक्स हैं ना उसी को ही कंप्लीट करना है। जो भी आगे समझने की कोशिश करेंगे उससे पहले मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल लिखता हूं और वो जो एग्जाम्पल्स रहेंगे, जो फिल इन द ब्लैंक्स रहेंगे, वो आप लोगों को फिलअप करना है एक बार आर्टिकल्स कौन से में कौन सा आर्टिकल यूज होगा। जैसे मैं आपके सामने लिखता हूं ब्रिंग मी ब्लैंक चेयर फ्रॉम ब्लैंक रूम। ब्रिंग मी ब्लैंक चेयर फ्रॉम ब्लैंक रूम, पहला सेंटेंस ये है। यूज करने हैं आप लोगों को सिर्फ आर्टिकल ए, एन या फिर द। कौन से ब्लैंक में आर्टिकल ए का यूज होना सही रहेगा, कौन से में एन का और कौन से में द का। सेकंड जो एग्जांपल वो है दिल्ली। दिल्ली इज ब्लैंक सिटी। दिल्ली इज ब्लैंक सिटी ऑफ इंडिया। तीसरा एग्जांपल है they find blank captain of the team. they find blank captain of the team। इसी तरह से एक एग्जांपल है दिल्ली इज ब्लैंक कैपिटल ऑफ इंडिया। दिल्ली इज ब्लैंक कैपिटल ऑफ इंडिया। लास्ट जो एग्जांपल है इसी को अगर मैं थोड़ा सा चेंज करके लिखूं तो दे फाइंड प्लेयर ऑफ द टीम। दे फाइंड प्लेयर ऑफ द टीम। अब आपके सामने 5 एग्जांपल्स है, इनमें आप अपनी साइड से ट्राई करो कि कौन से एग्जांपल्स में कौन सा सुटेबल आर्टिकल का यूज होना है। पहला जो एग्जांपल है उसमें पहले एग्जांपल के फर्स्ट ब्लैंक में आर्टिकल कौन सा यूज होगा, सेकंड ब्लैंक में आर्टिकल कौन सा यूज होगा। इसी तरह से दिल्ली इज ब्लैंक ए सिटी या द सिटी। दे फाइंड द कैप्टन या फिर ए कैप्टन। दिल्ली इज द कैपिटल या फिर ए कैपिटल। और दे फाइंड द प्लेयर या फिर ए प्लेयर। जो भी आर्टिकल इनमें यूज होगा, जिस भी आर्टिकल का आप लोग यूज करोगे उसका रीजन पता होना चाहिए कि इस सेंटेंस में इस आर्टिकल का यूज क्यों हुआ है। अगर रीजन आप लोगों को पता होगा तो मैं ये मान के चलूंगा कि आप लोगों को ये भी पता है कि इंडेफिनेट के लिए आर्टिकल ए और एन का यूज होना होता है और डेफिनेट के लिए आर्टिकल द का यूज होना होता है। अब जैसे पहला जो सेंटेंस है, पहला सेंटेंस कह रहा है कि ब्रिंग मी ब्लैंक चेयर फ्रॉम ब्लैंक रूम। मैं आपको ऑप्शन देता हूं। पहले वाला जो सेंटेंस है उसके पहला ऑप्शन है फर्स्ट ब्लैंक में ए आर्टिकल, सेकंड ब्लैंक में भी ए। दूसरा ऑप्शन है फर्स्ट में ए, सेकंड में द। तीसरा ऑप्शन है फर्स्ट में द, सेकंड में ए। और लास्ट ऑप्शन है दोनों में ही आर्टिकल द। आप लोगों को आंसर करना है कि पहला जो सेंटेंस है उसका आंसर क्या रहेगा। प्रीवियस जो आर्टिकल्स की जो क्लास थी उसमें हमने सिर्फ इतना सीखा था कि डेफिनेट और इनडेफिनेट में क्या डिफरेंस होता है, और अगर इनडेफिनेट कोई चीज है तो आर्टिकल्स कौन से यूज करने हैं, डेफिनेट कोई चीज है तो आर्टिकल्स कौन से यूज करने हैं। तो मैं फिर एक बार आप लोगों को बता देता हूं कि इनडेफिनेट और डेफिनेट में क्या फर्क होता है। वन आउट ऑफ मैनी, एक तरह से वन आउट ऑफ मैनी, काफी थिंग्स में से किसी एक थिंग को रेफर करना इनडेफिनेट है। काफी चीजों में से सिर्फ एक ही चीज की बात कर रहे हैं तो वो इनडेफिनेट है। वन आउट ऑफ मैनी इनडेफिनेट होता है, लेकिन द ओनली वन डेफिनेट होता है। अगर कोई चीज ही हमारे पास सिर्फ एक ही है, एक ही अगर चीज है तो वो डेफिनेट ही है। द ओनली वन आपका डेफिनेट होता है और वन आउट ऑफ मैनी इनडेफिनेट होता है। जैसे कल मैंने एक एग्जाम्पल दिया था कि मेरे 10 फ्रेंड है, तो आउट ऑफ 10 फ्रेंड्स अगर मैं ये लिखूं कि 1 आउट ऑफ 10 फ्रेंड्स, 10 में से कोई एक फ्रेंड, 1 आउट ऑफ 10 फ्रेंड्स, 10 में से कोई एक फ्रेंड, तो ये इनडेफिनेट को शो करेगा। और अगर मेरा फ्रेंड ही एक हो तो डेफिनेट को शो करेगा। तो सिंगुलर थिंग्स, या फिर मैं कहने का मतलब है द ओनली वन थिंग इज डिनोट डेफिनेट, और अगर 1 आउट ऑफ मैनी है ना तो इनडेफिनेट। चलो इतनी सी बात थी। अगर डेफिनेट और इनडेफिनेट के बारे में पता ही होगा, इतना कुछ ज्यादा इसमें है नहीं। सो फर्स्ट जो एग्जाम्पल है उसको देखते हैं कि पहला जो एग्जाम्पल है इसका आंसर कौन सा है। उसको आंसर करने से पहले हम जैसे जैसे हमारे सामने ऑप्शंस हैं उनको रख के देखते हैं। मैंने यहाँ पे ब्रिंग मी ए चेयर लिखा और इसमें भी ए लगा दिया। तो इस सेंटेंस अगर दोनों ही ब्लैंक में हम आर्टिकल ए का यूज कर रहे हैं, तो यहां से हमें एक बात समझ में आ रही है कि अगर मैं यहाँ पे आर्टिकल ए लिख रहा हूं, ब्रिंग मी ए चेयर फ्रॉम ए रूम, सिचुएशन देखना होगा कैसे क्या है।
मान लीजिए काफी सारी चेयर है और काफी सारे रूम है, काफी सारे रूम है और काफी सारी चेयर है, हर रूम में 5-5 7-7 चेयर रखी हुई है। तो मैं आपको कह रहा हूं कि ब्रिंग मी ब्लैंक चेयर, तो सेंटेंस की जो सेंस है उसके अकॉर्डिंग क्या हम ये बता सकते हैं कि हमें चेयर कौन सी लेके आनी है। अब सेंटेंस की जो सिचुएशन है, जो सेंटेंस की सेंस है, उसको देख करके कहीं से भी ये हिंट नहीं मिल रहा है कि हमें चेयर कौन सी लेके आनी है। तो हमें हिंट नहीं मिल रहा है कि चेयर कौन सी चेयर की बात हो रही है। जाहिर सी बात है फिर चेयर है कौन सी है, इंडेफिनेट है, जिसके बारे में पता ही नहीं, जो अननोन है हमारे लिए वो इंडेफिनेट है। तो इंडेफिनेट है तो आर्टिकल ए का यूज हो गया। इसी तरह से अब हमें यह भी नहीं पता कि कौन से रूम में से चेयर लेके आनी है। अब रूम भी काफी बता रहा हूं, उसके अंदर चेयर भी काफी है, तो रूम भी आपका इंडेफिनेट है, तो आर्टिकल ए का यूज यहां भी हो गया। जैसी सिचुएशन, जैसे सेंटेंस की सेंस, उसके अकॉर्डिंग अगर यूज करते हैं तो दोनों में आर्टिकल ए यूज हो गया। लेकिन मैं अगर सिचुएशन को चेंज करूं, सिचुएशन मैंने ये कर दी कि एक ही रूम है और उसी रूम में काफी सारी चेयर है। अब की बार रूम एक है लेकिन चेयर काफी है। अब रूम तो एक है और लेकिन चेयर काफी है, तो हमें ये तो पता चल गया कि एक ही रूम की बात हो रही है। और एक ही रूम है तो जाहिर सी बात है, जब एक ही रूम है तो डेफिनेट है, एक ही रूम है, इसके बारे में तो दोनों को पता है, तो डेफिनेट और डेफिनेट है। तो यहाँ पे तो आर्टिकल कौन सा यूज हो जाएगा, द। अगर इस सिचुएशन को लेके चलोगे जिसमें रूम एक ही है और चेयर काफी है, तो रूम से पहले आर्टिकल द। अब फिर भी चेयर का तो हमें अभी भी नहीं पता कि कौन सी चेयर लेके आनी है, तो फिर से इंडेफिनेट है, तो यहाँ पे ए ही रहेगा। लेकिन अगर मैं तीसरी सिचुएशन की बात करूं, तीसरी सिचुएशन में मैं कहूं कि एक ही चेयर है और एक ही रूम है, एक ही चेयर है और एक ही रूम है, हमें यह पता है कि रूम भी एक है और उस रूम के अंदर चेयर भी एक है, तो कॉमन सेंस की बात है कि जो चेयर है ना वो भी डेफिनेट रहेगी और जो रूम है ना वो भी डेफिनेट रहेगा। जब एक ही चीज है तो वो डेफिनेट ही है। अभी दोनों ही डेफिनेट है, तो इस सिचुएशन को अगर फॉलो करोगे सेंटेंस में, तो दोनों में ही आर्टिकल कौन सा यूज हो जाएगा, द का यूज होगा। तो आर मीन टू से कि कोई भी सेंटेंस है, उसकी जो सेंस है, उसकी जो सिचुएशन है, उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर देने होते हैं। अब ये सोच के नहीं बैठने कि यहाँ पे चेयर लिख दिया तो कॉन्सोनेंट साउंड है, देन वी हैव टू यूज आर्टिकल ए। यहाँ पर भी सेम ही कंडीशन है, तो आर्टिकल ए। सेंटेंस की जो स्टेटमेंट मैंने लिख रखी है, उस स्टेटमेंट में कहीं पर भी कोई भी ऐसा जिक्र नहीं कर रखा है कि चेयर एक है या रूम एक है या चेयर काफी है रूम काफी है। तो कोई भी आंसर हो सकता है, कोई भी सिचुएशन हो सकती है, तो ऑल आर द आंसर्स। सेकंड सेंटेंस को देखते हैं। सेकंड जो आपका सेंटेंस है और तीसरा जो सेंटेंस है, सेकंड और थर्ड, तीसरा और सेकंड जो सेंटेंस है, इन दोनों को एक साथ लेकर के यूज करेंगे। इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो देखना है कि क्या डिफरेंस है। सेकंड जो सेंटेंस है वो कह रहा है कि दिल्ली इज ब्लैंक सिटी ऑफ इंडिया। तीसरा जो सेंटेंस है वो कह रहा है कि दिल्ली इज ब्लैंक कैपिटल ऑफ इंडिया। इन दोनों में डिफरेंस किस चीज का है, डिफरेंस कैपिटल और सिटी का है। अब सिटी और कैपिटल का डिफरेंस है, लेकिन इन दोनों में एक कॉमन फैक्ट और है। वो कॉमन फैक्ट अगर हम लोग पॉइंट आउट कर पाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कौन से में आर्टिकल इंडेफिनेट का यूज होना है और कौन से में आर्टिकल डेफिनेट का यूज होना है। अब यहाँ पे मैंने सिटी लिखा है, यहाँ पे मैंने सिटी लिखा, दिल्ली इज ब्लैंक सिटी ऑफ इंडिया। इसका मतलब जो दिल्ली है ना वो इंडिया की सिटी है। जैसे और सिटीज हैं, दिल्ली हो गया, बेंगलोर हो गया, हैदराबाद हो गया, जितनी भी सिटीज हैं, उसी तरह से दिल्ली भी एक सिटी है। इसका मतलब यहाँ पर जो सिटी है ना वो कॉमन है, जो जनरल में यूज हो रहा है, कोई भी सिटी हो सकती है। कल मैंने बताया था कि जो आर्टिकल ए और एन है ना, वो एनी को भी रिप्रेजेंट करते हैं, और जब एनी को रिप्रेजेंट करते हैं तो बात होती है जनरल की। जब एनी को रिप्रेजेंट करते हैं तो जनरल की बात होती है। तो सेंटेंस कह रहा है कि दिल्ली इज ब्लैंक सिटी ऑफ इंडिया। जैसे और सिटीज हैं वैसे ही दिल्ली भी एक सिटी है भारत की, तो दिल्ली भी एक सिटी है, तो दिल्ली इज ए सिटी ऑफ इंडिया। इंडेफिनेट है, जनरल की बात कर रहे हैं, इंडेफिनेट है, ए आर्टिकल यूज हो गया। सिटी ऑफ इंडिया इंडेफिनेट इस वजह से है कि शहर है, कॉमन है, सभी की सभी कॉमन है। जैसे और शहर है वैसे ही दिल्ली भी शहर है। लेकिन जो फोर्थ जो सेंटेंस है, दिल्ली इज ब्लैंक कैपिटल ऑफ इंडिया, अगर इसको देखते हो तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, यहाँ पे कैपिटल लिखा है मैंने और यहाँ पे सिटी लिखा है। अब हमें ये पता है कि इंडिया में सिटी तो बहुत सारी हैं, तो जनरल में रेफर करना होगा। जनरल में रेफर करने के लिए आर्टिकल ए का यूज कर दिया। लेकिन अब यहाँ पे पता है कि जो इंडिया है उसकी कैपिटल तो एक ही है। अब कैपिटल एक ही है, वो डेफिनेट रहेगी, और डेफिनेट रहेगी देन वी हैव टू यूज आर्टिकल द। तो सिंगल चीज को डिनोट करना है तो डेफिनेट रहेगी, और डेफिनेट के लिए आर्टिकल द का यूज करना है। ए और एन का यूज हम वहां पे करेंगे जहां पे इनडेफिनेट चीज होगी। इनडेफिनेट का मतलब जो डेफिनेट नहीं है, जिनकी काउंटिंग नहीं है, इनडेफिनेट अनिश्चित। अब जो सेंटेंस बच गया तीसरा सेंटेंस है, दे फाइंड ब्लैंक कैप्टन ऑफ द टीम, और लास्ट वाला है दे फाइंड ब्लैंक प्लेयर ऑफ द टीम। ये सेंटेंस और ये सेंटेंस वो ही सेम फॉलो करेंगे जैसे कि सेकंड और थर्ड कर रहा था। जैसे दिल्ली वाले सेंटेंस की सेंस थी, इसी तरह से सेंटेंस की सेंस है।
अब इन दोनों में किसका यूज होना है वो देखना है। अगर मैं सेंटेंस लास्ट वाले की बात करूं कि उन्होंने फाइन किया, किसको फाइन किया? प्लेयर ऑफ द टीम को फाइन किया। अब टोटल कौन है? टोटल टीम है। पार्ट कौन है? पार्ट प्लेयर है। भाई पार्ट आपका प्लेयर हो गया, टोटल टीम हो गई। तो हमें पता है कि टीम में एक प्लेयर तो होने से रहा, टीम में तो काफी सारे प्लेयर हैं, काफी सारे प्लेयर हैं, तो किसको फाइन किया ये हमें पता नहीं। अब किसको फाइन किया ये हमें पता नहीं, तो ये जो प्लेयर है ये इंडिकेट कर रहा है कि इंडेफिनेट थिंग्स को, और इंडेफिनेट थिंग्स को इंडिकेट कर रहा है, तो फिर से आर्टिकल कौन सा यूज हो गया? ए आर्टिकल यूज हो गया। बट इन द अदर सेंटेंस दे फाइंड ब्लैंक कैप्टन ऑफ द टीम। बात वही है, टीम है टोटल, लेकिन हमें पता है कि टीम में जो कैप्टन होता है वो तो एक ही होता है, और कैप्टन एक ही होता है, सो डेफिनेट है, तो आर्टिकल द का यूज हो गया। तो ये आर्टिकल्स के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थे। एन आर्टिकल इंडेफिनेट के लिए, आर्टिकल द हमें डेफिनेट का यूज करना होता है। अब इसके अलावा कुछ अच्छे एग्जाम्पल हैं वो समझना जरूरी है, उसमें थोड़ा सा कुछ पॉजेसिव केस भी यूज होंगे और कुछ प्रोनाउन के भी यूज हैं, उसको समझते हैं। 20 से 25 मिनट का वीडियो रहता है, और 20 से 25 मिनट का वीडियो रहता है, तो मैं तो आप लोगों को ये कहूँगा, अगर कोई भी स्टूडेंट जो इंग्लिश का ट्रू लर्नर है, जो इंग्लिश को अच्छे से सीखना चाहता है, तो अगर उसने वीडियो स्टार्ट कर दिया, सीखना स्टार्ट कर दिया, अगर पढ़ना स्टार्ट कर दिया, तो जब तक उस वीडियो को कंप्लीट आप नहीं देखोगे तब तक चीज़ों को फाइंड आउट नहीं कर पाओगे कि क्या था क्या नहीं। स्टार्टिंग में कुछ और होता है और एंड तक जाते जाते सेंटेंसेस या कॉन्सेप्ट कुछ और बन जाते हैं। तो अगर देखना ही स्टार्ट करना है तो कंप्लीट देखा करो। अब जो मैं बात कर रहा हूं नेक्स्ट की, उसके आंसर आपको एक बार करने हैं अपने कॉमन सेंस से। पहला एग्जांपल लिख रहा हूं, ए ब्रदर ऑफ ब्लैंक सेंट मी ए गिफ्ट। ए ब्रदर ऑफ ब्लैंक सेंट मी ए गिफ्ट। सेकंड, द ब्रदर ऑफ ब्लैंक सेंट मी ए गिफ्ट। दोनों सेंटेंस है, दोनों सेंटेंस बेहद अच्छे सेंटेंस है, अच्छे एग्जाम्पल है, समझने की कोशिश करना। ए ब्रदर ऑफ ब्लैंक सेंट मी ए गिफ्ट, द ब्रदर ऑफ ब्लैंक सेंट मी ए गिफ्ट। अब इनमें ब्लैंक में आपको ऑप्शन कौन से यूज करने हैं वो मैं आपके सामने लिख देता हूं। या तो आपको आई का यूज करना है, या आपको माई का यूज करना है, सॉरी मी का, या तो आई यूज करना है या मी यूज करना है, या फिर आपको यूज करना है माई का, और या फिर यूज करना आप लोगों को माइन का। दोनों ही सेंटेंस है, दोनों सेंटेंस के लिए ऑप्शन आपके सामने है। कौन सा जो सेंटेंस है जिसमें हम लोग इन चार ऑप्शन में से आई, माई, मी या फिर माइन का यूज करना है, दोनों ही ब्लैंक में। अब एक बात तो कंफर्म है कि इनमें से दो ऐसे ऑप्शन है जिनका यूज तो बिल्कुल भी नहीं होना है। एक तो आई का यूज नहीं होना, और दूसरा ऑप्शन है माई का यूज नहीं होना। ये दो ऑप्शन ऐसे जिनका बिल्कुल भी यूज नहीं होना। उसके पीछे रीजन क्या है? रीजन बिहाइंड इज दैट कि अगर मैं माई यूज करता हूं तो माई एक पजेसिव केस है, पजेशन को शो करता है, अधिकार को शो करता है। जैसे ये जितने भी डिटरमिनेंट्स है, जैसे माई है, आवर है, यूअर है, हर है, हिज है, देर हो गया, ये जितने भी मैंने पजेसिव केस के डिटरमिनर लिखे हैं ये सारे के सारे पजेशन को शो करते हैं। पजेशन का मतलब अधिकार को शो करते हैं। अगर मैं माई लिख रहा हूं तो माई का मतलब क्या है? माई का मतलब मेरा। अब मेरा जो है ना उसके लिए एक पजेशन चाहिए, पजेशन चाहिए तो आगे नाउन यूज होगा। ओवरऑल कॉन्सेप्ट जब भी ये किसी सेंटेंस में यूज होंगे तो इनके बाद एक नेमिंग वर्ड यूज होना जरूरी है। इनके बाद एक नेमिंग वर्ड यूज होना जरूरी है जो कि नाउन होता है, जो कि नाउन होता है, तो नाउन होना जरूरी है। जैसे अगर मैं लिखूं दिस, जैसे मैंने यहां पे लिखा दिस इज ब्लैंक कार, ऑप्शन आपके सामने यही है, दिस इज ब्लैंक कार। ऑप्शन आई है, मी है, माई है और माइन है। हमें पता है कि जो कार है ना वो एक नेमिंग थिंग है, नेमिंग थिंग है, नाउन है। अब नाउन है तो इनमें से यहाँ पे क्या लिखना होगा? माई। तो दिस इज माई कार, यहाँ पे माई कार शो करेगा पजेशन को, अधिकार को शो करेगा, तो यहाँ पे माई यूज हो गया। तो हमें पता है कि ये जो डिटरमिनर्स होते हैं, माई हो गया, अवर हो गया, यूअर हो गया, हर हो गया, हिज हो गया, देर हो गया, ये ऐसे डिटरमिनर हैं जब भी सेंटेंस में यूज होंगे तो ये नाउन के साथ ही यूज होंगे, विदाउट नाउन यूज नहीं कर सकते। तो इस ब्लैंक के बाद देखते हैं तो यहाँ तो सेंट लिखा है, और सेंट जो है ये तो एक एक्शन है, वर्ब है। तो ब्लैंक के बाद वर्ब लिखा हुआ है, अगर ब्लैंक के बाद नाउन होता तो कुछ पॉसिबिलिटी बनती कि माई का यूज हो सकता था, इस वजह से इसका तो यूज नहीं हुआ। आई जो होता है ना वो एज ए सब्जेक्ट कार्य करता है सेंटेंस में। आई एम ए बॉय, आई एम डूइंग माई वर्क
तो आई जो है ना एक नॉमिनेटिव केस होता है, प्रोनाउन का नॉमिनेटिव केस होता है आई, जो कि एज ए सब्जेक्ट ट्रीट करता है सेंटेंस में, और सब्जेक्ट तो हमारे पास पहले से ही दोनों सेंटेंस में। इसमें सब्जेक्ट कौन सा है? ए ब्रदर। इसमें सेंटेंस सब्जेक्ट कौन सा है? द ब्रदर। अब आई भी यूज नहीं होना, माई भी यूज नहीं है ना, और ऑप्शन बच गया आपके सामने दो। अब या तो हमें मी का यूज करना है या फिर हमें माइन का यूज करना है। अब कौन से ब्लैंक में मी यूज होना है और कौन से ब्लैंक में माइन यूज होना है, इन दोनों को समझने से पहले छोटी सी एक बात और समझ लीजिए। यहां पे मैंने ए ब्रदर ऑफ ब्लैंक सेंट मी गिफ्ट लिखा है, ए ब्रदर लिखा है, तो इस ए ब्रदर की सेंस पॉइंट आउट करके बताओ कि ए ब्रदर का मतलब क्या है। यहां पे ए ब्रदर ऑफ ब्लैंक सेंट मी ए गिफ्ट, कल मैंने आपको बताया था कि जो वन आउट ऑफ मैनी होता है, वन आउट ऑफ मैनी होता है वो इनडेफिनेट होता है, वन आउट ऑफ मैनी होता है वो इनडेफिनेट होता है। तो जाहिर सी बात है मैंने यहाँ पे आर्टिकल ए का यूज कर रखा है, तो आर्टिकल ए किसके लिए यूज होता है? इनडेफिनेट थिंग्स के लिए यूज होता है, इनडेफिनेट थिंग्स के लिए यूज होता है, और वन आउट ऑफ मैनी है। इसका मतलब यहाँ पे पहला वाला जो सेंटेंस है ना, इट मीन्स कि ब्रदर मेरे काफी सारे हैं, उनमें से कोई एक भाई है जिसने मुझे गिफ्ट सेंड किया। ए ब्रदर अगर मैं ये लिख रहा हूं तो ए ब्रदर का मतलब वन ऑफ माई ब्रदर्स, ए ब्रदर का मतलब है वन ऑफ माई ब्रदर्स। मेरे भाई काफी हैं, उनमें से कोई एक भाई ऐसा है जिसने मुझे गिफ्ट सेंड किया। इंडेफिनेट की समझा रहा हूं मैं यहाँ पे। ए ब्रदर अगर मैंने लिखा है तो कल मैंने बताया था कि जो आर्टिकल ए और एन होते हैं ना, वो दो तरह से यूज होते हैं। आर्टिकल ए का और एन का यूज हमें वन के लिए भी यूज कर सकते हैं, और आर्टिकल ए या एन हम एनी के लिए भी यूज कर सकते हैं। और जब एनी के लिए यूज कर सकते हैं तो जनरल सेंस होती है, और जनरल सेंस होती है तो मतलब जब सेंटेंस में आर्टिकल ए या एन एनी को रिप्रेजेंट करेगा ना, तो वहां पे समझना वहां पे जो बात हो रही है ना, वन आउट ऑफ मैनी की बात हो रही है, काफी चीजों में से किसी एक की बात हो रही है। लेकिन जब ए या एन वन को ही रिप्रेजेंट करेगा तो फिर तो वन के वीकर फॉर्म के लिए यूज हो रहा है। अब यहाँ पे मैंने ए ब्रदर लिखा है, ए ब्रदर लिखा है तो काफी सारे भाई हैं जिनमें से मुझे किसी ने एक ने गिफ्ट सेंड किया है, और नीचे वाला जो सेंटेंस है उसमें ब्रदर से पहले दा लिखा हुआ है। अब दा लिखा हुआ है तो आपको पता है कि सिंगल जो थिंग होती है ना, वो आर्टिकल दा के लिए यूज होती है, डेफिनेट के लिए। तो इस यहां पर तो हमें ये समझ में आ रहा है कि दा ब्रदर लिख दिया, इस वजह से लिख दिया क्योंकि यहाँ पे ब्रदर एक ही है, एक ही है, उसको मैं भी जानता हूं, लिसनर भी जानता है, स्पीकर भी जानता है। अब एक ही ब्रदर है तो आर्टिकल दा यूज कर रखा है, क्योंकि यहाँ पे ब्रदर जो है ना वो आपका डेफिनेट है, यहाँ पे ब्रदर आपका डेफिनेट है, आर्टिकल दा यूज कर रखा है। अगर दा ब्रदर किसी भी नाउन के साथ आर्टिकल दा का यूज करके लिखते हैं तो सेंस देती है डेफिनेट की। अब डेफिनेट है, डेफिनेट यहाँ पे दा ब्रदर डेफिनेट है, और यहाँ पे ए ब्रदर लिखा है तो इनडेफिनेट है। इनडेफिनेट है तो इट मींस काफी सारे ब्रदर्स हैं, उनमें से किसी एक भाई ने गिफ्ट सेंड किया। यहाँ पे भाई एक ही है और उसी ने गिफ्ट सेंड किया। अब इन दोनों ब्लैंक में से माइन का यूज होना है, मी का यूज होना है, वो देखना है। तो उन दोनों को सीखने से पहले एक माइन है ना, इसके बारे में और देख लो। माइन का यूज क्या होता है? माइन का यूज क्या होता है कि मैं लिखूं कि दिस इज योर बुक, दिस इज योर बुक एंड दैट इज माइन, दिस इज योर बुक एंड दैट इज माइन। सेंटेंस में जो सेंस है ना उसके अकॉर्डिंग देखना है, यह आपकी बुक है और वह मेरी बुक है। अब दिस इज यूर बुक एंड दैट इज माइन, यूर बुक, यहाँ पे जो बुक का जिक्र हो रहा है ना, यहाँ पर भी माइन बुक के लिए ही बना यूज हो रहा है। और माइन का यूज क्यों कर रहे हैं? ताकि हम लोग बुक का रिपीटेशन को रोक सकें। यहाँ पे माइन का मतलब माई बुक, क्योंकि माई बुक से कंपेयर हो रहा है तो बुक से कंपेयर हो रहा है, बुक का जिक्र हो रहा है तो बुक का जिक्र हो रहा है। तो यहाँ पे यूवर जो डिटरमिनर है, अभी मैंने डिटरमिनर की बात की थी, तो यूवर जो डिटरमिनर है इसके बाद हमने यहाँ पे बुक लिख रखा है। इसी तरह से माइन का जो मीन्स है ना, वो माई बुक है, पोजीशन को शो करता है। बस फर्क इतना है, अगर माइन लिखा है ना तो उसके बाद हमें नाउन की कोई नीड नहीं है, क्योंकि माइन जो प्रोनाउन होता है वो सेल्फ अंडरस्टूड होता है, अपने मीनिंग को लेकर के अंडरस्टूड है कि उसको अपने आप ही पोजीशन को शो कर रहा है। तो यहाँ पे माइन लिखा है तो, और यहाँ पे हमें पता है काफी सारे ब्रदर्स की बात हो रही है, तो ए ब्रदर ऑफ माइन, मेरे काफी सारे भाइयों में से एक भाई ने मुझे गिफ्ट सेंड किया है। यहाँ पे माइन किसको शो कर रहा है? पोजीशन को शो कर रहा है, मेरे काफी सारे भाइयों में से किसी एक भाई ने मुझे गिफ्ट सेंड किया है। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है? द ब्रदर ऑफ ब्लैंक सेंट मी ए गिफ्ट, यहाँ पे किसका यूज होगा? मी का यूज होगा। द ब्रदर ऑफ मी ब्लैंक सेंट मी ए गिफ्ट। अब यहाँ पे मी का यूज होने का रीजन क्या है? मी का यूज होने का रीजन ये है कि यहाँ पे जो ब्रदर है वो डेफिनेट है, एक ही भाई है जिसने मुझे गिफ्ट सेंड किया है। अब मेरा एक ही भाई है तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस यूज हो गया मी का। काफी सारे भाई थे, वन को पॉइंट आउट करना था तो यहाँ पे माइन का यूज हुआ है। अगर मैंने यहाँ पे माइन लिखा है ना तो ये वन मैन ही है,
माइन अगर मैंने लिखा है तो दूसरे तरीके से समझना चाहो तो ये मैनी है, ये टोटल है मेरे काफी सारे भाइयों में से एक भाई ने, ये ए ब्रदर है, ये पार्ट है, तो वहां पे माइन का यूज हो गया। यहाँ पे एक ही भाई है, द ब्रदर लिख रखा है, तो यहाँ पे मी का यूज हो गया, द ब्रदर ऑफ मी सेंट मी ए गिफ्ट। मी का यूज इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पे किसी को हम फाइंड आउट नहीं कर रहे, सिंगल कैंडिडेट है, सिंगल कैंडिडेट को ही डिनोट कर रहे हैं, सो यहाँ पे मी का यूज हुआ है। तो ऊपर वाले में माइन हो गया, नीचे वाले में मी यूज हो गया। तो इस तरह से अगर मैं एक एग्जाम्पल्स और समझाऊं आपको, एक छोटा सा एग्जाम्पल है, अगर इन दोनों को ही हटा करके मैं ये लिख दूं, ए मदर ऑफ हिम, अब समझ में आ जाएगा थोड़ी देर में। अब ए मदर ऑफ हिम सेंट हिम ए गिफ्ट, यह सेंटेंस लिखा है मैंने, ए मदर ऑफ हिम सेंट हिम ए गिफ्ट। अब ये जो सेंटेंस है, इसमें अगर ऊपर वाले दोनों सेंटेंस में अगर आप लोगों को 50% भी अगर समझ में आया ना, तो नीचे वाला जो सेंटेंस है इसमें बता सकते हो कि कहां पे गलती है। और यहाँ पे कोई रूल रेगुलेशन नियम की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आप लोगों का कॉमन सेंस ही काम करेगा। जो नीचे वाला मैंने सेंटेंस लिखा है, ए मदर ऑफ हिम सेंट हिम ए गिफ्ट। अब यहाँ पे तो ब्रदर था, ब्रदर तो काफी सारे हो सकते हैं, भाई तो काफी हो गए, लेकिन कॉमन सेंस की बात है, जो मदर तो है ना वो तो एक ही होगी। अब मदर एक ही होगी तो पहली बात तो सेंटेंस गलत है, एक ही जगह क्या लिखना होगा हमें, द। मदर एक ही होगी, कॉमन सेंस की बात है, डेफिनेट है, तो यहाँ पे तो दा लिखना होगा। लेकिन अब यहाँ पे आर्टिकल जैसे ही दा लिखा है, तो द ब्रदर ऑफ मी जैसे था, ऐसे ही द मदर ऑफ हिम हो गया, ऑब्जेक्टिव केस हो गया, सिंगल कैंडिडेट को डिनोट कर दिया। इसी सेंटेंस को मैं ऐसे लिख दूं, ए फ्रेंड ऑफ हिम सेंट हिम ए गिफ्ट, ए फ्रेंड ऑफ हिम सेंट हिम ए गिफ्ट। अब इसमें क्या है, अब मैंने जैसे ही फ्रेंड से पहले ए लिखा है, ए फ्रेंड लिखा है, तो जाहिर सी बात है इंडेफिनेट है। अब यहाँ पे क्या चेंज करना होगा, यहाँ पे ये कह रहा है कि काफी सारे दोस्तों में से किसी एक दोस्त ने उसे गिफ्ट सेंड किया है। अब वही बात है, ए फ्रेंड का मतलब समझना है, यहाँ पे ए फ्रेंड मैंने लिखा है, तो ये जो है ना जनरल को रिफरेंस कर रहा है, सभी को कर रहा है। काफी सारे फ्रेंड में से कोई एक फ्रेंड है जिसने उसे गिफ्ट सेंड किया है, तो यहाँ पे अब हम हिम नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा हिज। उसके काफी सारे फ्रेंड में से किसी एक फ्रेंड ने गिफ्ट सेंड किया है, उसके। और यहाँ पे अगर बात करते हैं तो यहाँ पे तो मदर है, मदर कॉमन सेंस की बात है, एक ही होती है, तो डेफिनेट है। यहाँ पे ब्रदर काफी सारे हो सकते हैं, तो मेरे जो ब्रदर है, माइन का मतलब मेरे काफी सारे ब्रदर्स में से किसी एक भाई ने मुझे गिफ्ट सेंड किया है, सो यहाँ पे माइन यूज हो गया, मी इस वजह से यूज हो गया सिंगल के लिए। तो ओवरऑल कॉन्सेप्ट की बात करें तो ओवरऑल कॉन्सेप्ट की बात यही है, जब हमें सेंटेंस में जब हम आर्टिकल दा के साथ नाउन लिखते हैं तो वो सिंगल को रेफर करता है, करता तो प्लूरल को भी है, लेकिन सिंगल को रेफर करके दा के साथ नाउन लिखा है, जैसे नीचे वाले में द ब्रदर लिखा है। तो जैसे ही दा के साथ अगर हम लोग नाउन का यूज कर रहे हैं तो डेफिनेट बन गया। दा के साथ अगर नाउन यूज होते हैं तो स्पेसिफिक या फिर डेफिनेट है, और स्पेसिफिक या डेफिनेट है तो इनके बाद अगर ऑफ पार्टिट्यूड यूज करके अगर ऑफ के बाद प्रोनाउन यूज करते हैं तो ऑब्जेक्टिव केस यूज होते हैं, जैसे यहाँ पे मी हो गया। लेकिन अगर ए के साथ लिखूं मैं इसी चीज को, तो माइन के साथ लिखी जाएगी, हिज के साथ लिखी जाएगी, हर्स के साथ, देयर्स के साथ, आवर्स के साथ, इनके साथ लिखना है। बस इतना सा ध्यान रखना है। अगर इंडेफिनेट का यूज होता है पार्टिटिव के तौर पे, तो हमें हमें प्रोनाउन जो होते हैं वो माइन, आवर्स, देयर्स, यूअर्स, हर्स या फिर हिज का यूज करना है। लेकिन जब आर्टिकल दा के साथ लिखना होता है तो ऑब्जेक्टिव केस उसका यूज होगा मी या हिम का। लेकिन इससे अच्छा है जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझाया उसके तरीके से अगर आप चलोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। हाँ, तो आज की क्लास के लिए इतना ही बहुत है। बाकी जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा ना, उसमें कल थोड़ा सा फंडामेंटल्स ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि काफी सारे इंग्लिश में जो टॉपिक्स बचे हुए हैं ना वो तब तक समझ में नहीं आएंगे जब तक आप लोगों का बेसिक क्लियर नहीं है।